हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम, जहां पर मैं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 2 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इसका पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, बट नॉट जस्ट पीडीएफ, साथ के साथ जितना एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी हर आंसर का, वो सारे का सारा सुनना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन का आंसर समझ के उसको सही करके ही हम अपने पेपर में 250 आउट ऑफ 250 ला सकते हैं। तो हर सुबह 11 बजे हमारी आ रही है मॉक टेस्ट की सीरीज। अकाउंटेंसी के 2 हो चुके, इको का ये दूसरा है, बीएसटी के 2 हो चुके हैं और कल तीसरा मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी का आने वाला है। तो अगर कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, प्लीज चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हम नॉट जस्ट सीयूईटी बट सीयूईटी के बाद भी कॉलेज एडमिशंस के टाइम पे हर चीज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ इसी चैनल पे शेयर करने वाले हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन हमारा मैक्रो से रहने वाला है। तो इस पूरे के पूरे देखो, ये जो मेरा मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट मैंने बिल्कुल सीयूईटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग खुद से बनाया है पूरे का पूरा, ठीक है जी। 25 क्वेश्चन मैक्रो के, 25 क्वेश्चन माइक्रो के रहने वाले हैं। एग्जैक्टली जो सिलेबस, जो पैटर्न, जो क्वेश्चन आपको सीयूईटी में पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पर है। तो अगर इसमें आप लेकर आ रहे हो अच्छे नंबर, इसका मतलब है आप डेफिनेटली पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड एक आइडियल स्कोर इसमें होना चाहिए कि 50 में से आप 48 से 49 क्वेश्चन सही कर रहे हो। अगर उससे भी कम आपके सही हो रहे हैं, इससे ज्यादा, 1-2 से ज्यादा गलतियां अगर हो रही हैं, तो पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत अच्छे से शुरू कर दो पढ़ाई। सीयूईटी आने वाला है सिर पे, ठीक है, तो पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें बोलता है, इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक 2 सेक्टर इकोनॉमी में जिसमें हमारे पास कौन से 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड होता है, फर्म्स होते हैं। फर्म्स डिपेंड ऑन दी हाउस होल्ड। 2 सेक्टर में फर्म्स होती है, हाउस होल्ड होते हैं। उसमें फर्म हाउस होल्ड के ऊपर किस चीज के लिए डिपेंड करते हैं, हाउस होल्ड यानी कि क्या सप्लाई कर रहे हैं भैया फर्म्स को। तो हमें बहुत क्लियरली पता है बेटा, 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को क्या देते हैं, अपने फैक्टर इनपुट देते हैं, ठीक है। जो मनी है, मनी कौन देता है, फर्म देते हैं हाउस होल्ड को उनकी फैक्टर इनपुट के बदले में पेमेंट। और फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देते हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, जिसके बदले में हाउस होल्ड फर्म को मनी देता है। अब मनी कौन सा मनी है भैया, हमें तो बताया नहीं है, एग्जैक्टली समझाया नहीं है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज कौन देता है, फर्म देती है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड नहीं देते हैं फर्म को। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, फैक्टर इनपुट। मनी हो सकता था अगर वो हमें क्लियरली बताता कि मनी क्या है, लेकिन यहाँ पर हमें क्लियरली बोला हाउस होल्ड क्या सप्लाई कर रहा है, और वो सिर्फ मनी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, या तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, अपने फैक्टर इनपुट सप्लाई कर रहा है हाउस होल्ड फर्म्स को। तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला गया है, गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। देखो जी, ऐसे गुड्स जो रॉ मटेरियल की तरह, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तरह यूज नहीं हो रही है, वो फाइनल गुड्स होती है। अब फाइनल गुड्स मेरा हाउस होल्ड भी खरीद सकता है, मेरी फर्म भी खरीद सकती है, ठीक है ना। तो फाइनल गुड्स अगर एक हाउस होल्ड खरीदे कंजम्पशन के लिए, तो वो फाइनल गुड होती है। अगर एक फर्म खरीदे फाइनल किसी फाइनल प्रोडक्ट को अपनी फर्म में यूज करने के लिए एज एन इन्वेस्टमेंट, तो वो भी फाइनल गुड होती है। तो ये दोनों फाइनल गुड्स होती है। प्रोडक्शन के लिए जो यूज करी जाए वो इंटरमीडिएट गुड होती है, रॉ मटेरियल होता है, फाइनल गुड नहीं होती है, ठीक है। एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 10। मनी मल्टीप्लायर इज 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। तो मुझे पता है कि मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। सो 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LRR। तो LRR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। LRR is equals to 1 upon 10, which is technically 1 upon 10 को या तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ भैया 0.1 बोल सकती हूँ, या फिर मैं इसको 10% बोल सकती हूँ। तो मेरा आंसर क्या होगा जी, 10% होगा। फिक्स डिपॉजिट को हम और क्या बोलते हैं, क्या मैं फिक्स डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट बोलती हूँ, चेकेबल डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, नॉन चेकेबल डिपॉजिट क्या बोलती हूँ? तो बेटा मैं फिक्स डिपॉजिट को और क्या बोलती हूँ, मैं इसको टाइम डिपॉजिट बोलती हूँ। डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो ऑन डिमांड मैं कैश करवा सकूँ, चेकेबल डिपॉजिट वो होते हैं जो मैं चेक लगा के कैश करवा सकूँ। फिक्स डिपॉजिट ना तो डिमांड डिपॉजिट होते हैं, ना चेकेबल नॉन चेकेबल होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट इनको बोला जाता है कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मैं इसको बैंक में डिपॉजिट करवाती हूँ। इफ द वैल्यू ऑफ एपीसी इज 0.8, इनकम, नेशनल इनकम इज 4000 सीआर, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेविंग्स। ठीक है, मुझे एपीसी दिया हुआ है 0.8, नेशनल इनकम मुझे दी हुई है 4000, मुझे सेविंग्स बतानी है। देखो मुझे पता है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर ये 0.8 है तो एपीएस ऑब्वियसली 0.2 होगा, तभी इक्वल टू 1 बनेगा। तो एपीएस मेरा 0.2 होगा। 0.2 यानी कि एपीएस किसके बराबर होते हैं, सेविंग्स अपॉन नेशनल इनकम, सेविंग्स अपॉन 4000। तो एस इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 0.2 विच इज 800 करोड़ के बराबर मेरी सेविंग्स निकल के आ जाएंगे। तो मैंने पहले एपीएस निकाला, एपीएस के फॉर्मूला में इसको पुट किया और ये निकाला। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं सिंपली एपीसी डाल देती हूँ कि एपीसी 0.8 इज इक्वल्स टू सी अपॉन 4000। तो मेरा यहाँ से सी निकल के आ जाएगा 4000 इंटू 0.2।
8, ठीक है जी। तो ये मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा 3200। तो 4000 में से मैं 3200 माइनस कर दूंगी तो 800 मेरी सेविंग्स निकल के आ जाएंगी। कंजम्पशन अगर 3200 है, इनकम 4000 है, तो सेविंग्स ऑब्वियसली 800 करोड़ होगा। मैं यहाँ पे माइनस करके भी निकाल सकती हूँ, या मैंने सीधा एपीएस का फॉर्मूला डाल के भी निकाल दिया, ठीक है। एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन, तो मुझे पता है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। अगर एपीसी ग्रेटर देन 1 है तो एपीएस कितना होगा? अगर एपीसी मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। एपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, यानी कि एपीएस इज इक्वल्स टू -1, यानी कि एपीएस ऐसे केस में मेरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? एपीएस विल बी नेगेटिव, ठीक है जी। तो अगर एपीसी एपीएस 1 है, एपीसी 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा जो भी चीज है उसको मैं 1 से कम, उसको मैं 1 के बराबर तभी कर सकती हूँ जब मैं उसमें से कुछ माइनस करूंगी। तो एपीएस नेगेटिव होगा ताकि मैं उसको इक्वेशन को दोबारा 1 के बराबर बना सकूं। इन्वेस्टमेंट which is independent of the level of income is called, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम से, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? तो मैं उसको बोलूंगी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अगर वो डिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम पे, लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। बट क्योंकि इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम के, तो मैं इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलूंगी, जिसको लेवल ऑफ इनकम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। तो सबसे पहली चीज, मैं एक स्कूल बिल्डिंग बना रही हूँ, यानी कि मेरा एक एसेट क्रिएट हो रहा है, मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो यानी कि मेरा रेवेन्यू वाली साइड पे तो नहीं जाएगा। जब मेरा कोई एसेट या लायबिलिटी अफेक्ट होता है तो वो मेरी कैपिटल वाली साइड पे जाता है, रेवेन्यू वाली साइड पे नहीं जाता है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो आंसर कैपिटल वाली साइड का होगा। क्या मुझे पैसे मिल रहे हैं स्कूल बिल्डिंग बनाने के? नहीं जी, मेरा पैसा लग रहा है। टेक्निकली सरकार की बात हो रही है, सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सरकार का पैसा लग रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा सरकार का, ठीक है। इफ बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज आर एडेड टू द बजटरी डेफिसिट, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। देखो हमारे को इस केस में क्या मिलेगा? रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट? जी नहीं, मुझे यहाँ पर मिलेगा फिस्कल डेफिसिट। देखो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है कि मेरा टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर है माइनस कर दो टोटल जितने भी मेरी रिसीट्स है, लेकिन टोटल रिसीट्स में से मैं माइनस करती हूँ मेरी बोरोइंग्स, ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे जाके टेक्निकली प्लस हो रहा है। तो जब भी मैं यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट निकालती हूँ तो मेरा फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बजट माइनस बोरोइंग्स, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, तो ये टेक्निकली बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज आर एडेड टू द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जिसमें मैं सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट करती हूँ, ठीक है जी। कैपिटल वाले में मैं सिर्फ कैपिटल करती हूँ। और प्राइमरी डेफिसिट हमारा आता है काम हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को जो बात हो रही है, यहाँ पर हमें बात हो रही है हमारे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी चीज सच नहीं है? डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी, दूसरे देश के करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू दूसरों के लिए बढ़ गई है। इट विल लीड टू फॉल इन एक्सपोर्ट, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि दूसरे देश के लोग अब हमसे सामान नहीं मंगवाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तो उनको हमारा सामान अब महंगा पड़ेगा, तो वो हमारे देश से सामान नहीं मंगवाना चाहेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स गिरेंगे। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन कौन करता है? सरकार करती है जानबूझ के, ठीक है, अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू करा गया है। अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी तो उससे क्या होगा? बाहर वालों को हमारा सामान सस्ता पड़ेगा, तो बाहर वाले हमसे हमारा सामान ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड, हम लोगों को बाहर वालों का सामान महंगा पड़ेगा, तो हमारे इंपोर्ट्स फॉल होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया लीड्स टू राइज इन इंपोर्ट, तो ये गलत है। हमारे इससे क्या होता है? अगर डीवैल्यूएशन होती है तो इंपोर्ट्स कम होते हैं और एक्सपोर्ट्स इससे हमारे बढ़ते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी का रेट बढ़ गया। अगर हमारी करेंसी का रेट बढ़ गया तो हमारे देश के लोग जो है वो बाहर से सस्ते में सामान मंगवा सकते हैं, पर बाहर के लोग हमसे जो है एक्सपोर्ट कम करवाना चाहेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, मे बी द क्वेश्चन इज रॉन्ग। इट विल लीड टू फॉल इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो बाहर वालों के लिए हमारा सामान महंगा पड़ेगा, विच इज वाई बाहर वाले हमारा सामान नहीं मंगवाना चाहेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स फॉल होंगे। एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, दूसरे देश की करेंसी एप्रिशिएट हो गई, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू गिर गई, इससे क्या होगा? इट विल लीड टू फॉल इन इंपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे लिए दूसरे देश की करेंसी महंगी हो गई तो दूसरे देश का सामान महंगा हो गया, तो हम लोग जो है इंपोर्ट्स कम करवाएंगे, तो ये बात भी सच है। तो हमारे इसके दो आंसर बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, दोनों ही इसमें जो है गलत है। ऑप्शन 1 एंड 4 इसमें सही है।
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, कोई एक ही हो सकती है। फिर से, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बेसिस पे नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट सच नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट को मेंटेन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को। इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट इंटरवीन्स, जी नहीं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है बाय एंड सेल करने के लिए। कौन इंटरवीन कर सकता है मैनेज फ्लोटिंग में? इंटरवीन कर सकता है हमारा सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता है टू मॉडरेट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो वैसे तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करता, पर अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है तो उन फ्लक्चुएशंस को मॉडरेट करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरवीन कर सकता है। ये स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे ट्रू है, तो ऑप्शन 3 मेरा ट्रू होगा। इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस फिक्स द एक्सचेंज रेट, जी नहीं, फिक्स एक्सचेंज रेट में कौन करता है? मार्केट फोर्सेस नहीं करती, हमारे देश की सरकार सेंट्रल बैंक करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन 3 मेरा यहाँ पर सही होगा। डैश इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द इंडिया। सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करी गई है। मेजर्ड एट द मार्केट प्राइसेस यानी कि एमपी होगा, ठीक है। नेशनल इनकम तो मेरा एनएनपी होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये भी फैक्टर कॉस्ट है, तो ये भी हो नहीं सकता है, ठीक है जी। इन अ ईयर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वेयर एवर दे आर लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और अब्रॉड, कहते चाहे मेरे देश में चाहे मेरे देश से बाहर है, यानी कि वो मेरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी की बात नहीं कर रहा, मार्केट प्राइसेस की बात कर रहा है, सही है, लेकिन वो जीडीपी की बात नहीं कर रहा, वो जीएनपी की बात कर रहा है, क्योंकि वो डोमेस्टिक बाउंड्री की बात कर ही नहीं रहा। वो कह रहा है मुझे मेरे नॉर्मल रेजिडेंट से मतलब है, चाहे वो मेरे देश में हो चाहे वो मेरे देश से बाहर हो। तो ये नेशनल का कॉन्सेप्ट है, जहां पर मैं एनएफआईए को ऐड कर रही हूँ। अगर हमारे देश के अंदर का होता तो डोमेस्टिक होता, वहां पे मैं अब्रॉड नहीं लेती, ठीक है। तो ये मेरा जीएनपी एमपी है। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इनमें से कौन रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा? जब भी रेजिडेंट की बात करी जाएगी तो तुम्हें बस इतना देखना है कि वो इंडिया के अंदर होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, इंडिया से बाहर नहीं होना चाहिए। रेजिडेंट की बात हम कर रहे हैं। इंडियंस वर्किंग परमानेंटली इन द ऑफिस ऑफ यूएनओ इन न्यूयॉर्क, इंडिया से बाहर है। एम्बेसी इन अमेरिका, इंडिया से बाहर है। एम्बेसी इन अमेरिका, इंडिया से बाहर है। ये मेरा आंसर होगा कि जो इंडिया के अंदर है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो मेरा वैल्यू एडेड मेथड है वो किस किस के कंट्रीब्यूशन को ऐड करता है, ठीक है। हाउस होल्ड कंज्यूमर्स की नहीं, वो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स की वैल्यू एडेड को वो नहीं ऐड करता, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर्स की तो ऐड करता है, यानी कि जितने भी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स है, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है, फिर चाहे वो ओन्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री है, फिर चाहे वो ओन्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री है, उसको इंक्लूड करता है। वैल्यू एडेड मेथड में देखो बेटा, मैं जीडीपी एमपी निकालती हूँ, मैं जीडीपी एमपी निकालती हूँ। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब भी मैं बात कर रही हूँ बेटा, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलता है कि चाहे मेरे रेजिडेंट्स हो चाहे मेरे नॉन रेजिडेंट्स हो, पर मेरे देश के अंदर होने चाहिए। अगर वो मेरे देश के अंदर है तो मैं उसको ऐड करूंगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये बोलता है। तो मैं वैल्यू एडेड के अंदर जीडीपी एमपी निकालती हूँ, वैल्यू एडेड जो मेरा होता है वो जीडीपी एमपी होता है, और मैं सिर्फ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के देखती हूँ। तो मेरा आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी, ठीक है। फैक्टर इनकम paid to non-residents but within the domestic territory of a country leads to, अगर वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो वो मेरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड होगा, वो मेरी डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा, पर क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट्स को किया गया है तो वो मेरी नेशनल इनकम से माइनस होगा, क्योंकि वो फीटा होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माना जाएगा। तो ये मेरी डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, पर मेरी नेशनल इनकम में से माइनस होगा क्योंकि ये फीटा है। तो ये मेरी डोमेस्टिक इनकम को इंक्रीज करेगा और नेशनल इनकम को डिक्रीज करेगा, क्योंकि नेशनल इनकम में मैं एनएफआईए ऐड करती हूँ, एनएफआईए में फीटा माइनस होता है, तो नेशनल इनकम में फीटा माइनस होगा, ठीक है। अगला मेरे पास आता है क्वेश्चन 16 विच इज ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज, कहते हैं अगर तुम खुद के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होती, तो वो हमारी इसलिए इंक्लूड नहीं होती है बेटा क्योंकि देखो सर्विसेज जो है हम उसका ना मार्केट प्राइस जो है डिटरमिन कर नहीं सकते। मैं गुड्स का मार्केट प्राइस डिटरमिन कर सकती हूँ। मैंने अगर 100 शूज बनाए, उन 100 में से मैंने 99 शूज को लेट्स से 10 रुपए के रेट पे बेचा, तो जो मैंने एक शूज खुद ने कंज्यूम कर लिया बना के, वो भी पता है मुझे 10 रुपए के रेट पे बिक जाता, पर मैंने खुद यूज कर लिया, मुझे उसका मार्केट प्राइस पता है। पर अगर मैंने अपने घर पे खाना बनाया अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ठीक है, या फिर मैंने अपने किसी फ्रेंड्स को, अपने कजन्स को पढ़ा दिया, ठीक है, तो उसका मैं प्राइस डिटरमिन कर नहीं सकती हूँ, ठीक है ना। तो मैं सर्विसेज का मार्केट वैल्यू डिटरमिन कर नहीं सकती हूँ, विच इज व्हाई मैं सर्विसेज का ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऐड नहीं करती हूँ, पर गुड्स का ओन अकाउंट प्रोडक्शन में ऐड करती हूँ, ठीक है। सर्विसेज वैल्यूएबल होती है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम गुड्स, अगेन नॉट अ सेंसिबल थिंग। सर्विसेज आर नॉट प्रोडक्टिव, सर्विसेज आर वैल्यूएबल, सर्विसेज आर प्रोडक्टिव। ओनली थिंग इज हम सर्विसेज का मार्केट वैल्यू को जो है मेजर नहीं कर सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अकाउंट प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेटा एक करंट अकाउंट को एक बिजनेसमैन को प्रोवाइड होती है। डैश इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन लोन्स गिवन टू द कमर्शियल बैंक। कहते हैं जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो सेंट्रल बैंक जो है कौन सा रेट जो है चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से, उसको मैं रेपो रेट या फिर बैंक रेट बोल सकती हूँ। ठीक है जी। एसएलआर और सीआरआर ये दोनों मेरे लिक्विडिटी रिजर्व रेशियोज होते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस मनी सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करता है। मेरा आंसर क्या होगा? बैंक रेट या रेपो रेट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी बार मुझे फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम पे है हम। नेशनल इनकम 1500 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 300 करोड़ है, एमपीसी 0.7 है। लेट्स सी। तो मेरे पास जो सी है, सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी बाय। ठीक है, कंजम्पशन मुझे यहाँ पर पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि मेरे पास इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम के केस में जो मेरा सी प्लस आई यानी कि मेरा एग्रीगेट डिमांड है वो हमारी इनकम के बराबर होता है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई है। तो यहाँ से मुझे पता है कि मेरा सी कितना आएगा? सी बार प्लस 0.7 इंटू 1500। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो ये मेरा आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस 1050। तो मैं बोल सकती हूँ कि सी बार प्लस 1050 प्लस इन्वेस्टमेंट इज 300 करोड़ इज इक्वल्स टू 1500 करोड़ की जो मेरी इनकम है। तो मेरा सी बार कितना आ जाएगा? 1500 माइनस 300 माइनस 1050। ठीक है, प्लस 300 करके इसको अगर मैं माइनस कर दूं 1500 में से तो ये मेरा 150 करोड़ का सी बार यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सी बार मेरा 150 करोड़ का हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास इक्विलिब्रियम था तो मैंने सी प्लस आई को वाई के बराबर रख दिया। सी की मैंने वैल्यू पुट कर दी सी बार प्लस बी वाई और आई को मैंने 300 करोड़ पुट कर दिया, वाई के बराबर रख दिया। तो सी बार मेरा यहाँ से निकल के आ गया 150 CR। इकोनॉमी डिसाइड्स टू सेव होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम। जितने भी मेरी एडिशनल इनकम हुई है मेरी इकोनॉमी ने बोला है मैं वो सारे का सारा सेव करूंगी, यानी कि मेरा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई जो है वो 1 आ जाएगा, क्योंकि जितना भी एडिशनल इनकम हुआ है वो सारा एडिशनल सेविंग्स के बराबर है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा? अगर मेरा एमपीएस 1 है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है 1 अपॉन एमपीएस, तो 1 अपॉन 1 होगा, यानी कि वो भी 1 होगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा 1। ठीक है, जितना भी एडिशनल इनकम हुआ डेल्टा वाई हुआ वो सारा डेल्टा इसके बराबर हो गया। तो डेल्टा इस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1 होगा, एमपीएस 1 होगा, के 1 अपॉन एमपीएस है तो के भी 1 आंसर आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर मेरी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है यानी कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है तो क्या होगा? प्राइस लेवल बढ़ेगा बट कोई भी चेंज नहीं आएगा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट में। यही मेरा देखो सही आंसर भी बनता है, क्योंकि अगर एक्सेस डिमांड है तो हम यूजुअली ये चीज को जो है अज्यूम करके चलते कि हमारा एक्सेस डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हुआ होगा, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया तो मैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ा सकती, पर क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशन होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। सिचुएशन वेयर AS इज इक्वल्स टू AD अलॉन्ग विद फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पूरे यूटिलाइजेशन हो गए रिसोर्सेज के भी और हमारे पास AS इक्वल टू AD भी हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आएगा कि मेरा इक्विलिब्रियम भी हो गया और कोई एक्सेस कैपेसिटी भी नहीं बची है, या मैं कह सकती हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मेरा यहाँ पे हुआ है। कोई गैप नहीं होगा, गैप तो तब होता जब AD या AS में से कोई एक ज्यादा होता। अगर दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम तो है, अगर फुल यूटिलाइजेशन हो गई रिसोर्सेज की तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो सकता, तो कोई एक्सेस कैपेसिटी भी नहीं बची, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मेरा यहाँ पे हो रहा है। अगर मेरा CRR बढ़ता है, अगर इकोनॉमी में CRR बढ़ता है तो क्या होगा? अगर CRR बढ़ेगा तो एक जो बैंक है वो अपने पास ज्यादा पैसा रखेगा और लोन कम देगा। अगर वो लोन कम देगा, लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो लोग जो है डिमांड कम करेंगे, तो ऐसे केस में मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है वो फॉल हो जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड बाय, अगर मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है उसमें डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब हो रहा है कि हमारा जो आउटफ्लो ऑफ कैश है वो बहुत ज्यादा है और इनफ्लो ऑफ कैश जो है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि मेरा, आप ये भी कह सकते हो कि हम एक तरीके से इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए कि ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल सब कुछ मिला के एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास इनफ्लो ज्यादा हो, मेरे एक्सपोर्ट ज्यादा हो और मेरे पास इंपोर्ट कम हो। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन एप्रिसिएशन हम जानबूझ के नहीं कर सकते। डेप्रीसिएशन एप्रिसिएशन अपने आप भगवान चाहे तो डिमांड सप्लाई से हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, हम उसमें करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते अपने आप से। हम डी वैल्यू या रीवैल्यू कर सकते हैं, सरकार हमारी फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर डी वैल्यू या रीवैल्यू कर सकती है। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन हम अपने आप से तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो हम उसको करेक्ट कर ही नहीं सकते। हम डी वैल्यू या रीवैल्यू करेंगे। हम ऐसे केस में क्या करेंगे? डी वैल्यू करेंगे। जब हम खुद को डी वैल्यू करेंगे तो हमारे लिए इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो ऐसे केस में हमारा डी वैल्यूएशन हमारी हेल्प करेगा।
अकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोज आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी आइटम्स होती हैं भैया जी? देखो, अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स होती है कि जब मुझे एक बार अपना जो है डिसइक्विलिब्रियम हो गया अपने बीओपी अकाउंट में, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हुआ है चाहे वो नेगेटिव साइड हुआ है, मुझे डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे आउटफ्लो ज्यादा मेरा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक्सेस पैसा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से निकालूंगी, बीओपी में डालूंगी। अगर इनफ्लो ज्यादा हुआ है तो बीओपी से पैसा निकाल के फॉरेन एक्सचेंज में डिपॉजिट कर दूंगी। तो टेक्निकली अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या करती है, मेरे बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने में मदद करती है, क्योंकि मेरा बीओपी अकाउंटिंग सेंस में हर वक्त इक्विलिब्रियम में होता है। और वो इक्विलिब्रियम में तभी होता है क्योंकि अकाउंटिंग सेंस में जैसे हम करते हैं बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर बीओपी में क्या करते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती हैं, which are not considered by determined by the consideration of profit। सही बात है, इनमें हम प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करके चलते हैं, ठीक है, तो ये बात सही है, हम प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। कंडीशन बाय पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटस ऑफ बीओपी, सही बात है। ऑफिशियल रिजर्व आरबीआई का कम या ज्यादा होता है, ये भी सही बात है। तो टेक्निकली ऑल ऑफ दीज आंसर होगा कि जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती है उसमें मैंने जैसे बताया कि या तो फॉरेन एक्सचेंज से पैसा निकालते हैं या फॉरेन एक्सचेंज में डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है। बीओपी कम या ज्यादा होता है उसकी वजह से ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हम करते हैं, और प्रॉफिट के लिए नहीं करते, इसलिए करते हैं ताकि बीओपी मेरा बैलेंस हो जाए। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इंक्रीजिंग एमओसी का क्या मतलब होता है? एमओसी का मेरा मतलब होता है बेटा जी मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि मेरा पीपीसी कर्व का स्लोप होता है। जैसे जैसे मेरी एमओसी बढ़ती है वो मुझे ये दर्शाती है कि जो मेरा पीपीसी कर्व होगा वो एक कनकेव तरीके का कर्व होगा। एमओसी क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब मैं अपनी एक चीज की प्रोडक्शन करने के लिए उसको किसी दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे दूसरे को ज्यादा यहाँ पर जो है सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि मैं पहली चीज को थोड़ा थोड़ा गेन कर सकूं। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी सेम नहीं होती। जो लेबर एक दिन में 10 पीस ब्रेड के बना रही है शायद वो गन के सिर्फ 2 ही पीस बना पाए, तो मुझे 10 ब्रेड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 2 गन बनाने के लिए। तो ऐसे ही मुझे ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कम चीजें बनाने के लिए, क्योंकि लेबर सेम एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाती है जब मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ। विच इज वाई मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार बढ़ती रहती है। एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये दर्शाती है कि हमारा पीपीसी जो है वो कनकेव होने वाला है, ठीक है। अगर एमओसी डिक्रीज होगी, जो कि होती नहीं है, बट अगर होती तो पीपीसी कन्वेक्स होता, पर ना तो ये डिक्रीज होती है ना ही पीपीसी कन्वेक्स होता है, ठीक है। Which of the following is a statement of normative nature in economics? देखो, जो मेरा normative nature economics का होता है वो ये बोलता है कि क्या होना चाहिए था, वो ये नहीं बताता कि फैक्चुअली क्या करेक्ट है, वो कहता है कि क्या आइडियल वर्ल्ड में होना चाहिए था, ठीक है। तो वहां पे कोई फैक्ट में नहीं बता सकते हो नॉर्मेटिव के केस में। तो देखते हैं कौन सी ऐसी चीज है जहां पर फैक्ट नहीं है, ओपिनियन है। यहाँ पर तो आ गया अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, तो ये फैक्ट है, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ रिफ्यूजीज इज पोजिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर द यूरोप, ये भी मैं फैक्ट चेक कर सकती हूँ कि कितने रिफ्यूजी आए और क्या प्रॉब्लम, फैक्ट चेक कर सकती हूँ मैं इसका। स्टडी ऑफ चॉइस और ये भी हमारा फैक्ट है, हम बुक्स में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट शुड भी, देखो जहां पर भी वर्ड आ गए शुड, तो वहां पर मेरा पक्का आंसर होगा कि ये नॉर्मेटिव है। शुड बी कंसर्न, ठीक है, गवर्नमेंट को कंसर्न होना चाहिए नहीं होना चाहिए मुझे क्या पता, कोई कहता है होना चाहिए कोई कहता है नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मेटिव है, ओपिनियन है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, जब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है 0 होती है। जब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हो जाता है उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है और उससे पहले मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, बट एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लग जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से समझ आता है कि यूटिलिटी डिक्रीज होगी। जब मेरा mu x अपॉन पी एक्स और mu y अपॉन पी वाई बराबर है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ y, द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी y, तो हमें क्लियरली पता है ना यार कि अगर किसी भी चीज का प्राइस गिरा है तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं। तो अगर y का प्राइस गिर जाएगा तो चाहे हम इक्विलिब्रियम में थे बट अब y का प्राइस गिर गया तो अब मैं y को ज्यादा कंज्यूम करने लग जाऊंगी। ऐसे ही x का प्राइस गिरता तो मैं x को ज्यादा कंज्यूम करने लग जाती। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच है? When the price decreases, there is downward movement along the demand curve. जब भी प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ये बात सच है। When the quantity demanded decreases, there is downward movement along the demand curve. नहीं, जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है आप यहाँ पर देख सकते हो तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है, तो ये गलत है। व्हेन द प्राइस इंक्रीज देयर इज अ शिफ्ट, नहीं, जब भी शिफ्ट होता है तो प्राइस नहीं कोई और फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज होता है। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस देयर इज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। शिफ्ट तब होता है जब फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज होता है, और उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड नहीं होती, उस केस में नॉर्मल हम डिमांड की बात कर रहे होते हैं।
ठीक है जी। एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन द कंज्यूमर्स इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड के केस में क्या होने वाला है। देखो, जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो एक नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, यानी कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ी है। लेकिन इंफीरियर गुड के केस में इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि अब हम इनकम बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, अब मैं इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदूंगी, अब मैं अच्छी चीजें खरीदूंगी। तो इंफीरियर गुड के केस में अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब मैं डिमांड कम कर रही हूँ इंफीरियर गुड्स की। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इक्वल टू यूनिटी होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब बोला जाता है जब मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है, उसको बोला जाता है। As you move down a straight line downward sloping demand curve, the price elasticity of demand, तो price elasticity of demand क्या होती है, जब मैं यहां से नीचे की तरफ लगातार ऐसे मूव करती हूँ। तो देखो, यहाँ पर बीच में मेरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो 1 होती है, यहाँ पर टॉप पर इंफिनिटी होती है, यहाँ पर 0 होती है। तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ मूव करती जाती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स लेसर इलास्टिक, कम इलास्टिक होने लग जाती है जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करती हूँ एक डिमांड कर्व पे। ठीक है, यहाँ पे बीच में 1 होती है, इंफिनिटी 0 होती है, तो नीचे नीचे जाते जाते इलास्टिसिटी कम होती चली जाती है। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व अकर्स ड्यू टू, देखो मूवमेंट किसी भी चीज में, चाहे वो डिमांड कर्व है या सप्लाई कर्व है, मूवमेंट तभी होती है जब हमारा जो है फैक्टर, जब हमारा जो खुद का प्राइस है वो चेंज होता है। अगर फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज हो रहा है तो शिफ्ट होता है, अगर फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज होता है तो मूवमेंट नहीं होती, तो शिफ्ट होता है। पर जैसे ही खुद का प्राइस चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, तो उस केस में मूवमेंट होती है, डिमांड कर्व की भी सप्लाई कर्व की भी। अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व कट्स द वाई एक्सिस इन द नेगेटिव रेंज, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, ये मेरा y o हो गया, y हो गया, y का नेगेटिव रेंज हो गया, x एक्सिस हो गया। कहते हैं y एक्सिस से एक सप्लाई कर्व कट करके इधर ऊपर जा रहा है। तो तुम्हें अगर बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का चैप्टर याद है तो वो वाला सप्लाई कर्व जो x एक्सिस से शुरू होता है वो वाला सप्लाई कर्व होता है जिसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, वो वाला सप्लाई कर्व होता है जिसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, तो वो लेसर इलास्टिक सप्लाई कर्व होता है। अगर वो 0 से शुरू होता है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, और अगर वो यहाँ पे y एक्सिस से शुरू होता है तो उसकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है। लेकिन अगर वो यहाँ x एक्सिस से शुरू हो रहा है, यानी y एक्सिस को नेगेटिव रेंज में टच करके आ रहा है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मेजर करती है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू द चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। अगर किसी चीज के प्राइस में चेंज हुआ है तो उसके प्राइस के चेंज के रिस्पॉन्स में उसकी सप्लाई में कितना चेंज हुआ है, ये चीज हमें यहाँ पर बताता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कंडीशन है कि जब मेरा एमआर एम से बराबर होगा तब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। ठीक है, एमआर को एमसी के बराबर बनाना पड़ता है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। इफ एमआर इज मोर देन एमसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ आउटपुट पे, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, हम एक परफेक्ट कंपटीशन का केस फिर से बना लेते हैं। ये एमआर है, ये एमसी है। अगर किसी पॉइंट पे एमआर ज्यादा है एमसी से, यानी कि इस पूरे एरिया में तुम देखो एमआर यहाँ पर है ऊपर और एमसी है नीचे, तो ऐसे केस में प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करता रहेगा, वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है जी। अगर एमआर 0 है तो क्या होगा, जैसे ही बेटा एमआर 0 होगा तो टीआर जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद टीआर गिरने लग जाएगा। ठीक है, टीआर कभी इक्वल टू एमआर नहीं होता है, टीआर 0 नहीं है, टीआर मिनिमम नहीं, टीआर मैक्सिमम होगा जब एमआर 0 होगा। व्हाट हैपेंस टू एआर व्हेन एमआर इज 0, अगर एमआर 0 है तो एआर जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा। एआर कभी नेगेटिव नहीं होता, एआर का कोई रेट हम नहीं पढ़ते, एआर कभी नेगेटिव नहीं होता, एआर हमेशा डिक्रीज होता है पर वो हमेशा पॉजिटिव होता है अगर एमआर डिक्रीजिंग है, अगर एमआर 0 है, नेगेटिव है तो। द कॉस्ट विच वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरी, कहते हैं अगर लेवल ऑफ आउटपुट वेरी करेगा तो ये कॉस्ट भी वेरी करेगी। इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, तो इन कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम यहाँ पे मेरे पास होता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अगर लेवल ऑफ आउटपुट वेरी करता है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट भी वेरी करती है। अगर एसी इक्वल टू एमसी हो जाए तो इनमें से कौन सी चीज अपने मिनिमम पे होती है, व्हेन एसी इक्वल्स टू एमसी देन विच ऑफ देम इज एट इट्स मिनिमम। तो तुम्हें यहाँ पे याद होगा कि एसी जो है वो एमसी को कट कि जो एमसी है सॉरी वो एसी को कट करती है उसके मिनिमम पे। हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता था, ये एमसी का ग्राफ होता था और ये एसी को उसके मिनिमम पे कट करती हुई जाती थी, तो उस टाइम पे एसी जो है वो अपने मिनिमम पर होता है। एपी कर्व
इन द इनपुट आउटपुट प्लेन विल बी, अगर जो मेरा एवरेज प्रोडक्ट का बेटा जी जो कर्व है वो कैसा होगा, तो देखो जितने भी हमारे कॉस्ट के कर्व्स होते हैं, एसी कर्व, एमसी कर्व, एबीसी कर्व, कॉस्ट कर्व्स यू शेप्ड होते हैं और प्रोडक्ट कर्व्स हमारे इनवर्स यू शेप्ड होते हैं। ठीक है, मेरे जो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है, जो मेरा एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है, ये सारे इनवर्स यू शेप्ड होते हैं, पर मेरे जो कॉस्ट कर्व्स होते हैं वो यू शेप्ड कर्व्स होते हैं। ठीक है जी, managing the marginal product is above the average product when the average product is, तो यहाँ पर अगर तुम्हें तुम्हारा ग्राफ फिर से याद है, तो अगर ये मेरा एपी है, कुछ ऐसा मेरा एमपी जाता होता था। एमपी जो है एपी को उसके मैक्सिमम पे कट करता होता था। एमपी इज अबव द एपी, जब एमपी जो है वो एपी के ऊपर है, तो उस पॉइंट उस टाइम तक एपी जो होता है, एपी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तुम देखो ना, जब तक ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है ये इस एवरेज प्रोडक्ट के कर्व के ऊपर है, तो एवरेज प्रोडक्ट का कर्व उस टाइम पे इंक्रीज हो रहा है। जब तक एपी इंक्रीज होता है तो एमपी एपी से बड़ा होता है, जब एपी डिक्रीज हो रहा होता है तो एमपी छोटा हो जाता है और एपी उससे बड़ा हो जाता है, और जब एमपी एपी को कट करता है तो उस पॉइंट पे एपी अपने मैक्सिमम पे होता है। एआर एंड प्राइस आर ऑलवेज इक्वल, एआर और प्राइस बेटा देखो मैथमेटिकली इक्वल होते हैं, तो डजेंट मैटर मेरी कौन सी टाइप ऑफ मार्केट है, एआर एंड प्राइस हमेशा हर मार्केट फॉर्म में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ बायर एंड सेलर, जी नहीं, ये चीज गलत है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बोथ बायर एंड सेलर दोनों में से कोई भी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, दे आर जस्ट द प्राइस टेकर्स। इतने ह्यूज, इतने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं कि कोई भी इंडिविजुअली मार्केट प्राइस को यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। When both demand and supply curve shift to indicate increase in demand and supply in the same proportion, कहते हैं, देखो क्या बोला गया है, ये डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। अब डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो रहा है, जितना डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है ऑलमोस्ट सेम उसका जो है सप्लाई कर्व भी यहाँ पर मेरे पास शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये मेरा S1 हो गया, ये मेरा D1 हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम देखो प्राइस इज ऑलमोस्ट द सेम, प्राइस तो मेरा यहाँ पर सेम है इक्विलिब्रियम पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी प्राइस तो सेम है, पर जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है, जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तुम यहाँ पर देख सकते हो मेरा सप्लाई कर्व S1 चला गया और डिमांड कर्व D1 हो गया, एंड दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी से ही बढ़ रहे हैं, तो प्राइस तो सेम ही है पर डिमांड जो है वो बढ़ रही है, सॉरी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, सप्लाई बीइंग परफेक्टली इनइलास्टिक, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑन प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, देख लेते हैं। तो मेरा क्या है, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि जो सप्लाई का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, जीरो है। देखो अगर इलास्टिसिटी जीरो होती है तो स्लोप इनफाइनाइट होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है तो सप्लाई कर्व यहाँ पर होगा जिसका स्लोप इनफाइनाइट होता है, यानी कि वो वर्टिकल लाइन होती है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑन प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, अगर ये बढ़ रहा है या फिर ये कम हो रहा है। ठीक है, अब तुम देखो इन आइदर ऑफ द केसेस सप्लाई कांस्टेंट है, विच इज वाई जो मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो हर वक्त सेम रहेगी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो यहीं पर रहेगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नहीं बदलेगी, क्यों, क्योंकि सप्लाई नहीं बदलेगी, लेकिन जो प्राइस है, प्राइस या तो नीचे आ जाएगा, प्राइस या तो ऊपर चला जाएगा, सिंपल। प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रिस्पेक्टिवली, नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी, सिंपल बात हो गई। ठीक है ना। डैश रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, कहते इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर है और गवर्नमेंट ने बोला है ये मिनिमम प्राइस है, इतना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसको तुम क्या बोलोगे, प्राइस फ्लोरिंग बोल सकते हो या फिर इसको तुम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोल सकते हो, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर सरकार ने मैक्सिमम प्राइस बताया वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के नीचे होगा मैक्सिमम प्राइस, उसको बोला जाएगा प्राइस सीलिंग, लेकिन सरकार ने मिनिमम प्राइस बोला है जो कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से ऊपर बनता है। ठीक है, देखो ये डिमांड होगा, ये सप्लाई होगा, ये इक्विलिब्रियम होगा, मिनिमम प्राइस सरकार इसके ऊपर बताएगी, ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो सकता है या फिर प्राइस फ्लोरिंग वाला प्राइस हो सकता है, सिंपल बात हो गई। ठीक है जी, तो ये मेरा प्राइस फ्लोर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो सकता है।
चलो यहाँ पे मेरे दोनों मॉक टेस्ट जो है इकोनॉमिक्स के खत्म होते हैं। मैं 2 बीएसटी के 2 इको के करा चुकी हूँ, 2 अकाउंट्स के आ चुके हैं, कल अकाउंट्स का तीसरा मॉक टेस्ट आने वाला है। एंड बहुत अच्छे से हमने सीयूईटी की सारी तैयारी करी है, पूरा माइक्रो मैंने तुम्हें करवाया है, हर चीज करवाई है। अगर कोई भी डाउट्स है, अगर कुछ भी चाहिए तो तुम कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे तुम बता सकते हो, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, हम मिलते हैं अगली कुछ वीडियो में कुछ और चीजों के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।